GTV में मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और 6 जजेस के ख़त ने जो चीफ जस्टिस को लिखा था और एक बेंच बैठी थी और सारी अदलिया को बल्कि मुल्क को हिलाकर बल्कि दहरा कर रख दिया है और एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। आज जब इसकी समाअत एक वक्फे के बाद हुई और जो मुकालमे हुए और जो फिर इन जजों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से गुफ्तगू की, उससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि 76 साल से तो खैर हो ही रहा होगा, लेकिन हालिया महीनों में जिस तरीके से टारगेट किया गया जुडिशरी को, उसकी ऑब्जर्वेशन सामने आई। चीफ जस्टिस कहते तो यही हैं कि मुझे शामिल ना किया जाए, मैं तो पाँच साल 1 माह से हूँ, लेकिन बहरहाल एक तसलसल से जजों को धमकाया जा रहा था, लेकिन अब वो खुल कर आ गए। 6 जजेस के जो अदलिया में जो असखुद नोटिस लिया, ख्याल था कि ये आज फुल ट्रायल कोर्ट होगा, लेकिन फुल ट्रायल कोर्ट तो नहीं हुआ। बहरहाल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें अदलिया की आज़ादी को हर सूरत में यकीनी बनाना है, जो मर्जी आए चाहे, और उनका कहना था कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं बतौर चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊँगा। इस पर जस्टिस बंदोखेल ने यह भी कहा कि हमने जो नोटिस लिया है, हमारे साथ क्या हो रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के ये अल्फाज यकीनन बड़े हसास संगीन थे जब वो ये कह रहे थे कि हमें कहा जा रहा है, हमें मालूम है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ये भी कहना था जजिस का। पॉलिटिकल लैंग्वेज दिखती है कि हमें मुल्क में जमहूरी बालादस्ती नहीं, हमें मानना चाहिए ऐसा हो रहा है। जैसे मित्रल्लाह कहना था, जैसे मंदा खोल का कहना था कि हमें ये खौफ का माहौल ख़त्म करना है। इस पर यह भी कहा गया जस्टिस मंसूर की जानिब से कि इंटेलिजेंस एजेंसी की मदाखलत के हवाले से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उनको अपना जवाब जमा करना चाहिए, इनको बयान हल्फी देना चाहिए। उनका कहना था कि अदलिया में मदाखलत वो नहीं करते। वफाकी हुकूमत अपना चाहे तो अपना हुकूमत जमा कराए, क्योंकि ये भी कहा गया कि बहरहाल जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, काबीना को जवाबदेह होती हैं, तो वो भी उतनी ही ज़िम्मेदार हैं। अटॉर्नी जनरल का इसमें कहा गया कि आप भी अपना जवाब दे सकते हैं, जमा करा सकते हैं, जिस पर पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली जस्टिस मुसरत हिलाली ने बड़ा दिलचस्प रिमार्क दिया कि फिर हुकूमत रोते हुए आ जाए। जस्टिस अतहर ने यह भी जोर देकर कहा कि कौन सा कानून है जो एजेंसियों को कंट्रोल करता है। उनका कहना था कि ये 6 जजेस का ख़त ये असल में मार्कशीट है, और मंदोखेल साहब भी कह रहा था कि हम घर चले जाएंगे। इंटेलिजेंस के हवाले से आज तफसीली गुफ्तगू हुई, और फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने ये सवाल उठाया और वहाँ पर मौजूद अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत के नुमाइंदे थे और एक बात सुन रहे थे और जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इस पर कहा जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कि अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जजों ने, यानी इन 6 जजों ने जो ख़त लिखा था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये मिसकंडक्ट है। इस पर बहुत ही मासूमियत से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था तो फिर मुझे गलत कहा था। ये जो आज कार्रवाई हुई है, अब ये 7 मई तक मुलतवी हो गई है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में यूँ तो अदलिया के हवाले से कई मोड़ आए हैं। बेशतर माज़रत के साथ चीफ जस्टिस ने, चाहे भुट्टो केस हो, चाहे मुशर्रफ के केसेस हों, चाहे चौधरी कोर्टें हों, और बाद में भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर ही झुकाया है, फैसलों को इंडोर्स ही किया है। लेकिन ये जो एक नई लहर आई है, जिसमें पहले तो वकला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, लेकिन अब जजों ने 6 जजों ने ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने भी, सिंध हाई कोर्ट के जजों ने भी ये शिकायत की उन मदाखलत हो रही है। इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा अहम मुकदमा इस्लामाबाद में चल रहा है, जिसमें 6 जजों ने ये शिकायत की थी, दरख्वास्त दी थी कि इदारे एजेंसियां मदाखलत कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि बहनोई को उठाया गया, हत्ता कि एक जज ने ये कहा कि उनके ड्राइंग रूम में बल्कि बेडरूम में कैमरे लगे हैं। और अब उसकी बाकायदा उसका स्क्रूट नोटिस लिया। ख्याल था कि फुल कोर्ट होगा, लेकिन बहरहाल इस बेंच ने केस सुनना शुरू किया। और उससे भी खुशाइन बात यह है कि इसकी कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही है। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको इल्म है कि बड़ा अहम है, उसके सदर मोहतरम रियासत अली आज़ाद साहब है। रियासत साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। रियासत साहब, एक तो एक खुशाइन बात है कि बहरहाल आज हम लाइव जो है कार्रवाई भी देख रहे हैं, लेकिन एक अफसोसनाक अमर ये भी है, मैं तो थोड़ा सा तारीख़ का तालिब इल्म हूँ सहाफ़त की, कि अब तो जेल के अंदर अदालतें लगने लगी हैं। आपने गौर किया होगा। और ये यानी ऐसा नहीं है आज से, बल्कि मुझे याद है कि जब हैदराबाद साजिश केस चल रहा था, फैज़ अहमद फैज़ और जनरल अकबर ख़ान पे, वो भी जेल में, फिर ये आपके भुट्टो साहब जैसे जमहूरी रियासत के दौर में भी जेल में कैद चली, और आज भी जो है वो अदालतें जेल में लग रही हैं। मैं असल मुकदमे पे आऊँगा, लेकिन आप गौर कीजिए ना कि क्या अदालतें इतनी कमज़ोर, इतनी बेबस, और वो लग भी रहा है कि वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, इसीलिए जेल के अंदर जो है वो अदालतें लग रही हैं। ये अजीब, सॉरी टू से, एक अजीब बात नहीं है रियासत अली आज़ाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरेलवी साहब, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे 6 जजेस साहबान का खत है, उसके अंदर आप देखें कि इंटरफेरेंस के हवाले से ये बात की गई है कि जी हमें मुदाखलत की जा रही है, जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उस हवाले से आज कार्रवाई आपने आपने खुद भी देखी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सो मोटो के तहत आज वो जो इम्पोर्टेंट इशू था वो मिसिंग था। आज तमाम हाई कोर्ट्स जो पाकिस्तान की 5 की 5 थी, उन्होंने अपनी प्रपोजल, सजेशन सब कुछ भेजा था। लेकिन उसके साथ साथ जो उस खत के अंदर अरेंज किया गया था कि इसको डिग आउट भी किया जाए और इसको फाइनली मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाया जाए और उस पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी दिया जाए। समझता हूँ कि वो चीज आज डिस्कस नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पिटीशन नंबर 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इस अंदर फाइल की हुई है। नहीं, देखिए मेरा ये कहना था मोहतरम आज़ाद साहब के, खैर वो तो सुप्रीम कोर्टों पे भी हमले हुए, हमने ये भी अपनी तारीख में देखा, और उनको कोई सज़ा नहीं हुई। जैसे नासिर हसन जाहिद जैसे पाए के जज थे, और जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो इस पर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हाँ, हमने उन्हें सज़ा नहीं दी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। जजों के साथ भी ये होता रहा। और मैंने कहा अगर कोई अदालत, कोई जज अपने इदारे की हिफाजत ना कर सके और पूरा इस्तगासा, वकील सफाई, पूरी अदालत 4 और 6 फाटकों के अंदर लगे, तो मैंने आपको कहा ना, मुझे याद जा रहा है वो अयूब खान का दौर या भुट्टो साहब का वो दौर जब ये अदालतें जेलों में लगती थी। खैर ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन ये जो आज जो सब बातें चल रही है, यानी आप, मैं और ये कर रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कितनी मासूमियत से कह दिया। यानी आप, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन 6 जजों के खिलाफ, आपको याद है ना, इन्होंने जब वज़ीर आज़म से जाके मुलाकात के बाद के इन लोगों ने मिसकंडक्ट किया है। आज ये अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हुए हैं जो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, वो कह रहे हैं बस वो मुझसे गलती हो गई। क्या ये काफ़ी है उनका कहना? नहीं, उसने कैटेगोरिकली कहा कि मैंने नहीं की, और शायद किसी और ने भी जजेस के हवाले से नहीं किया। हालांकि ये बात रिकॉर्ड के मुताबिक सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन वजीर कानून और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है। अब देखिए, जहां तक जजेस साहब का सवाल है कि वो अपनी क्या वो लोगों को इंसाफ देंगे, वो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं। मैं ये बात कहता हूँ, चूंकि अदालत को अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर जो आर्टिकल 204 उसके तहत अख्तियार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस से 2003 उसके अंदर अदालत के पास अख्तियार है, लेकिन उन्होंने उस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि बी एक इंस्टीट्यूशन, हमें इस पे इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स के लिए मैकेनिज्म दिया जाए, रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि हमें ऐसी सिचुएशन हो तो हमने कैसे प्रोसीड करना है।
अदालतें बिल्कुल बेबस नहीं है, ये किसी जगह पे भी नहीं कहा कैसे गया आप नहीं कि कह सकते? नाम से ये रियासत फैसले अली करवाए आजाद हैं। साहब, बाकायदा ऐसी कोई आपने लॉज को चेंज किया। आपके पार्लियामान कहता है क्या आप ये तय करेंगे कि स्पीकर कौन होगा, कमेटियों के चेयरमैन कौन होंगे? वो तय करते हैं कि 7 रुकनी बेंच हो, कौन सा जज हाई कोर्ट का बने। तो कहाँ की अदलिया की आज़ादी थी जब पार्लियामान कमेटी और इनमें से बेशतर के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जेन्युइन मुंतखब ही नहीं हुए, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों चाहे उन वाले हों। ये तय कर रहे हैं कि जज कौन होगा, ये इन दो तरक्कियां दे रहे हैं, ये नॉमिनेट कर रहे हैं, ये इवन ये कि ये तक चाहते हैं कि ये 7 रुकनी बैठे या 9 रुकनी बैठे। आपने देखा नहीं था ये क्या हुआ है पार्लियामेंट में? देखिए, हमारा ये मुतालबा है, बिल्कुल आज 6 जजेस साहबान सो गए, हमारा हम सेटिस्फाई है। चूंकि आज अगर ये जुडिशियल साइड पे आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत फैसला होता है, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट 2023 है उसके तहत अपील भी प्रोवाइडेड है। अल्टीमेटली सो मोटो है कि डिसीजन आएगा, उसके अंदर जो एग्रीव्ड होगा वो अपील भी फाइल करेगा। एजाज अहसन साहब ने भी ये बात की थी रोस्टम पे, और हमारा भी यही मौकफ था कि हम भी सेटिस्फाई है। हाँ, हामिद खान साहब ने कहा था कि फुल कोर्ट सुना जाए, लेकिन फुल कोर्ट अगर कार्रवाई होती तो उसके अंदर फिर वो अपील का हक जो है वो डैमेज होता है। अब अदालतों ने जो खत लिखा है उन्होंने ये नहीं कहा हम मजलूम में हमें इंसाफ है, उन्होंने ये कहा कि ये सिचुएशन है। और आज तमाम जजेस साहबान और 5 हाई कोर्ट्स ने कहा कि इंटरफेरेंस है, उस पे अब मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिनहसुल इदारा देनी है। उस हवाले से उन्होंने बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन और सीपी प्राइवेट लोगों ने लगाई, उन तमाम को कहा कि आप अपनी आउटपुट दे। हम ये चाहते हैं कि अगर इंटरफेरेंस हुई है तो इसको डेगआउट किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। नहीं, रियासत अली आजाद साहब, रियासत अली आजाद साहब, देखिए मुझे एक केस चल रहा है और मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ। कल आपका अगर कोई वकील मिसकंडक्ट करेगा तो हम आपके पास जाएंगे ना, हमें पता है ना, अगर आप फिर उसका सर्टिफिकेट मनसूख कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कोई वकील अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा, किसी का जाती यही होगा ना, आपके मातहत होगा, तो जिन इदारे या एजेंसियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल बात है कि पहली बात तो ये जो सिविलियन एजेंसी है, अगर आईबी है या एसआई है, तो उसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर है, और अगर दूसरी एजेंसी है उसका सरबराह दूसरा है। तो उनसे मालूम किया जाए कि आपके इदारे के फला फला फर्द ने आकर इस जज को ज़ाती तौर पर थ्रेट किया या बुलाया। इसमें यानी ये जो बहुत तवील जो है बहस मुबाहिस हो रहा है और चलता भी रहेगा। आप भी माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं, मेरे ज़्यादा तालिब इल्म तो ये जानता है कि सबको पता है कि भाई बहुत आसान है कि उस इदारे के सरबराह से पूछा जाए कि आपकी इजाज़त के बगैर ये गया, आपकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ का हो रहा है। बरेलवी साहब देखिए, चेयर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जेक्टिव हेड ऑफ एग्जेक्टिव है, जिम्मेदारी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वजीर आजम पाकिस्तान और कैबिनेट की है। लेकिन आप देखें, अगर किसी इदारे ने उसके अंदर इंटरफेरेंस की है तो उसकी लायबिलिटी पहले तो फिक्स होगी, तो फिर पता चलेगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है या नहीं। अगर उसकी लायबिलिटी नहीं फिक्स होती और सिर्फ यही बातें जो जैसे आज सिर्फ उसमें अटॉर्नी जनरल ने सारा पढ़ के वो जो सजेशंस और प्रपोजल्स हाई कोर्ट की तरफ से आई थी उसको पढ़ा है, और अदालत ने ये होल्ड किया कि ट्यूसडे को 11 बजे दोबारा इसको टेकअप करेंगे। जो जो इसके अंदर अपनी आउटपुट देना चाहता है वो आप अपनी आउटपुट दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया अगर आजाद नहीं है तो इस मुल्क का सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। अगर अदालतों के ऊपर लोगों का ये हो कि अदालतें कंप्रोमाइज है तो कोई शख्स ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई अपना केस लेके नहीं जाएगा। इस अदलिया की तारीख भी कोई इतनी सुनहरी नहीं है। आप देख लें, वहां से आप जुल्फिकार अली भुट्टो का केस देख ले, मौलवी तमीजुद्दीन केस देख ले, जस्टिस मुनीर को देख ले। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आजाद हो और उस अदलिया की आजादी की हम जंग लड़े, और हम चाहते हैं कि ऐसी अदलिया हो। रियासत अली आजाद साहब, इस बात को 2 माह हो गए। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजों ने खत लिखा है, जिम्मेदार लोग हैं। उसके 1 महीना 1.5 महीने तो इसी में गुजर गया। अब 7 मई को कार्रवाई होगी, कार्रवाई चल रही है। ये तो बहुत आसान था कि 6 जज बैठते, चीफ जस्टिस बैठते, आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बैठते और चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर को पूछते। क्या चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए, या प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस के पास नहीं गए?
और वो निदारों के सरबराह कितनी दूर हैं? एक फरलांग के फासले पे है ना, क्या बहुत दूर है वो जगहें जहां से बुलाया नहीं जा सकता था? ये जो आप देखें, ये तो ऐसा लग रहा है कि आई वॉश है कि एक कार्रवाई दिखाई जाए, बड़ी आज़ादी मिल गई, ये बातें हो रही हैं। हम तो नताइज देखना चाहेंगे ना कि जिन लोगों ने ये करा, क्या वो काबिल ताज़ीर जुर्म है या नहीं। जी, ये देखिए, अब डे बाय डे ट्यूजडे से इस पे कार्रवाई होगी और इसको कोई लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा और इसको मंथ के इंजाम तक पहुंचा के लाइबिलिटी भी फेस करनी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और हमें हमारी डिमांड भी ये है, इसको डे आउट भी करना चाहिए और जो जो मुलव्वस है इसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी इसको वंस फॉर ऑल एंड वंस फॉर एवर इसको रोकना होगा। तभी तो आजाद अदलिया होगी। आजाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। आजाद अदलिया होगी तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। आजाद अदलिया होगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर आजाद अदलिया ही नहीं रहेगी तो फिर इस मुल्क का ये निजाम तो आगे देखिए चल नहीं रियासत सकता। ये साहब, बुनियादी आप लोगों ने चीज़ है बड़ी आपकी स्ट्रगल करी, क्या हुआ? आप लोगों की तो मादत के साथ बारें तकसीम हैं, बेंचें तकसीम, सॉरी कोर्टें तकसीम हैं, बाकायदा जब आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं उसके बाद वो उनकी दो, ये नहीं होता कि फिर वो एक कॉज पे इकट्ठी हो जाएं। हमने देखा है कि आबिद ज़ुबैरी एक तरफ खड़े होते थे तो भुवन साहब दूसरी तरफ होते थे, हामिद खान एक तरफ खड़े होते थे दूसरी तरफ करते थे। ये आपके वकला की बारों की तकसीम है जिसकी वजह से आज जुडिशरी जो है सफ़र कर रही है और आम आदमी सफ़र कर रहा है और जजों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा है या नहीं? रेलवी साहब, आप देखें, जमहूरियत बुगला के अंदर हम बिल्कुल ऐसी बात एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहते, जहाँ पे असूल की बात होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल की बात होती है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होती, तो वी आर नॉट डिवाइडेड। हम तमाम बुगला पूरे पाकिस्तान की एक पेज पे हम आजाद अदलिया चाहते हैं, उसके लिए चाहे वो हारा हुआ है, कोई जीता हुआ है, कोई अपोजिशन में, कोई सिटिंग सदर है, मैं कहता हूँ कोई भी है, तो ये तो काले कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हमें एक पेज पे होना और हम एक पेज पे हैं। इसीलिए आज हमने सो वोटों में देखा होगा कि कितने बुकला, कितनी बारें सारी की सारी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। सब चाहते थे कि आजाद अदलिया हो, सब चाहते थे कि इसको मंत्र की इंजाम तक पहुंचाया जाए। तो इसमें तो रेलवी साहब कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं कि वी आर डिवाइडेड और हम नहीं चाहते। कोई शख्स नहीं चाहता कि आजाद अदलिया ना हो, हर शख्स चाहता है कि इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया। हमने उसी के लिए तहरीक, लेकिन आजाद नहीं चाहता, आजाद अदलिया नहीं है ना। नहीं, ये बताइए कि आपके जज कह रहे हैं ना कि अदलिया आजाद नहीं है, ऑन द फ्लोर यही कह रहे हैं ना वो। नहीं, आजाद अदलिया की बात नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस को रोकना। आजाद अदलिया का कोई क्वेश्चन नहीं किसी जज ने कहा तो कि मैं आजाद नहीं और मुझे प्रेशराइज कर रियासत अली आजाद साहब, जब एक जज ये कहे कि रियासत साहब जब एक जज ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि हमें पता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आजाद अदलिया, यानी कर्टेल करने की कोशिश नहीं की गई इस तरह कहकर? क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ जजेस साहबान की आप बात कर रहे हैं ना, ये बात तो है, इसी चीज को तो आज टेकअप किया गया, इसी चीज को तो दूर करना है कि आजाद मंच लोग हूँ, जजेस भी आजाद हूँ। और एक जज अकेला अगर स्टैंड भी लेता है तो उसके साथ इदारा जो है ना वो उसकी बैक पे खड़ा हो। हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हमारी बात देती है कि वकील के साथ कोई लीगल काम होता है, हम मिल है सो इदारा उसके साथ खड़े होते हैं। आप जर्नलिस्ट का एक सवाल होता है, कभी आप लोगों की यूनियन और सारे जर्नलिस्ट ने कभी स्ट्राइकें करके अपने काम छोड़ के अपने उस भाई के साथ खड़े में नहीं होता, ये बुकला होते। और हम चाहते हैं कि अदलिया में भी अगर एक जज स्टैंड ले तो बाकी जजेस उसके साथ पीछे बीइंग इंस्टीट्यूशन उसको खड़े हो, उसको बीइंग इंस्टीट्यूशन उसका रिस्पॉन्स हो। यही हम चाहते हैं, तभी आजाद अदलिया होगी। बरेलवी साहब, शुक्रिया मोहतरम रियासत अली आजाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि आज़ाद अदलिया उस वक्त होगी जब तमाम बारें उनके पीछे खड़ी होंगी। और बहरहाल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क़ा तौर पर 6 जजों के ख़त को इंडोर्स किया है और साथ देने का वादा किया है। इसके साथ ही चलते हैं ज़रा कौमी सियासत में, नून लीग में से क्या हो रहा है, शीन नून क्या हो रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफ क़यादत से और कुछ अलहदगी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। जमहूरियत का ऐसे हुस्न कहलाया जाता है, लेकिन बरसर इक़्तिदार हुकूमत नून लीग में
जो इस वक्त एक बड़ी जंग ये चली हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर हैं, उनकी जगह पंजाब की मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया है कि एक बड़े कन्वेंशन के ज़रिए, जी हाँ, कोई 16 मई को मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का सदर जो प्राइम मिनिस्टर हमारी इस वक्त हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी जगह जो अपना चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, एक नया सदर चुना जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि नून में से शीन निकल रहा है, नून में शीन, लेकिन बहरहाल इसहाक डार का वज़ीर ख़ारजा के साथ वज़ीर आज़म बनना, नायब वज़ीर आज़म बनना भी एक बड़ी ख़बर है। फिर जिस तरीके से माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी से एक एक करके लोग अलहदा हुए, तो इस वक्त भी बड़े स्टॉलवर्ड खाकान अब्बासी साहब अभी अलहदा हो चुके हैं, महताब अब्बासी साहब अलग हुए हैं, मुफ्ता इस्माइल पहले अलग हुए हैं, साथ में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी नाराज़ हैं, और हमारे साथ बड़े सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं एक वैसे तो अपने को तालिब इल्म समझता हूँ शेख साहब, लेकिन अभी भी अपने तजर्बे पर की बुनियाद पर ये यकीन से कह सकता हूँ कि शरीफ ख़ानदान के माली मफादात एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि ये कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ को सदर बनाने का मूव एक करारदाद के ज़रिए, फिर कन्वेंशन होना, फिर डाक वज़ीर ख़ारजा होते हुए नायब वज़ीर बनना, बहुत बड़े सवाल और बड़े हैरानकुन फैसले नज़र आते हैं शेख साहब। नहीं, वैसे ऐसा कोई नहीं है। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़ीरक हैं, आपकी तो बहुत ज़्यादा सोच आगे तक है। जहाँ पे लोगों की सोच शुरू होती है और वहाँ से आपकी ख़त्म होती है, लोगों की सोच आपकी वहाँ से शुरू होती है। तो असल पे हमारी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा है कि हम छोटे छोटे इश्यूज़ पे बड़ा देर बहस करते रहते हैं और थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे। अब ये देखें, बात ये है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि आप शहबाज शरीफ साहब को आप हटा के नवाज शरीफ साहब को बना दें, और शायद इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे लोगों के लिए। यही मेरी समझ में आती है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। रिश्ता तो आप ख़त्म नहीं कर सकते ना, आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा चलिए, ये भी बात है वैसे, लेकिन इस तरफ आप ज़रा सोच इस तरफ ज़रा अपनी मुतबिल कीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि चूँकि हुकूमत एक अलग चीज़ है और जो सियासी ओहदे हैं वो एक अलग चीज़ है। आपकी बात में दम होगा, उन जो तजिया निगार हैं उनकी बातों में दम होगा अगर उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र को ना बदला या उन्होंने जनरल सेक्रेटरी साहब को ना बदला, सेक्रेटरी जनरल को ना बदला, तो फिर उसमें तजियाकारों की वो बात में कुछ दम नज़र आएगा कि ये शायद। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस फैमिली को, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कभी कोई ऐसी इख्तिलाफी चीज़ पैदा होगी। शेख साहब, मैंने तो आपसे इब्तिदा में कह दिया शेख साहब कि मैं भी ये कहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान में तकसीम शायद इस तरह ना हो जिस तरह लोग तजिया कर रहे हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बहरहाल सियासी ख़ानदानों में हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चेयरमैन थी, अपनी वालदा बेगम नसर भुट्टो को उन्होंने पार्टी से निकाला, उन्होंने अपनी भाई को पार्टी में नहीं एक्सेप्ट किया। फिर ये भी हकीकत है कि पार्टियों में से जब लोग निकलना शुरू होते हैं, हमने देखा है पीपल्स पार्टी में खड़ निकले और रामे निकले, और फिर आपको भला करे मीरा अहमद ख़ान, और फिर जे रहीम, और फिर एक लंबी लिस्ट, मुख्तार राना, मैं नाम कहाँ तक ले जाऊँ। और फिर बहरहाल ये तो हुआ ना कि फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी का तकरीबन ख़ात्मा ही हो गया है ना। इसी तरह आप साबिक़ वज़ीर आज़म, बहुत बड़े पाए के रहनुमा आपके खाकान अब्बासी अलग हुए हैं, सरदार महताब अब्बासी जो चीफ मिनिस्टर KP हैं अलग हुए हैं, मुफ्ता इस्माइल जो आपके वज़ीर ख़ाना हुए थे वो अलग हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एहसान इकबाल साहब गालिबन सेक्रेटरी अगर जनरल हैं तो उन्हें निकालने की बात की जा रही है। आप चीफ ऑर्गेनाइज़र के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी वो वज़ारत आला का काम संभालें, ना कि पार्टी को उन्हें भी नहीं करा जाए। तो बात तो हो रही है ना। और अगर आप माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी हैं, पार्टी का लोग कहते हैं अगर कोई सीनियर एक कारकुन भी निकले
तो नुकसान तो होता है, फर्क तो पड़ता है ना शेख साहब। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। अब मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, फ़र्क तो पड़ता है। कोई भी जाएगा, छोटे से छोटा शख्स भी कोई चला जाए, मेरे जैसा छोटा शख्स भी चला जाए तो फ़र्क तो पड़ेगा। चलिए यूँ ना होगा तो एक सलाम करने वाला इंसान तो कम हो ही जाएगा ना, ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक पार्शली मैं इस पर इख्तलाफ भी ये करूँगा, तो ये फ़र्क पड़ता है सियासी जमातों में, निजी जमातों में फ़र्क नहीं पड़ता। वोट सपोर्ट और नारे जो हों तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का क्योंकि जो मरकज़ है, मंबाए सियासत है या अट्रैक्शन है, वो तो नवाज शरीफ है। बाकी तो मेरे जैसे ही है ना, कुर्सियाँ सीधी करने वाले। तो इसमें बजा आप फरमाते हैं, फ़र्क पड़ते पड़ते आप देख लीजिए, आपके सामने पीपल्स पार्टी की पोजीशन आपके सामने, पढ़ते फ़र्क तो कहाँ तक चलेगी। देखिए ना, एक दौर था जब पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो पंजाब थी। अब वो पंजाब में से सपोर्ट तो ख़त्म हो गई, और लेकिन यही डायलॉग हमेशा से यही आता रहा कि किसी के जाने से किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समुंदर है सियासी जमातें। हाँ, अगर आप लोगों के तकलीफ़ों को, लोगों के मसाइल को आप हल करते जाए तो वाकई नहीं फ़र्क पड़ता, फिर सियासी जमात मजबूत से मजबूत होती चली जाती है। लेकिन अगर आप काम भी कुछ ना करें, अवामी मसाइल भी वहीं के वहीं हों, तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा। और फिर आपको पता चलेगा जब इलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। क्योंकि मैं आपसे इस पे बहस तो नहीं कर सकता, आप तो माशाल्लाह मुझसे बहुत आगे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये खित्ता रेवोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हाँ, जब मौका मिलता है तो अपना बदला तो फिर लेते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ शेख साहब, यही तो मेरी आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है कि फ़र्क पड़ा। ऐसे ही जब आपने ज़िमनी इलेक्शन में बल्लों के ऊपर शेर बिठाल दिया तो लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये भी हकीकत है कि इस इलेक्शन में भी आप देखें, ओन चौधरी कैसे जीत गए मियाँ साहब की सीट पर। वो तो आउटसाइडर थे, किचन के मेंबर थे अपने बनी गाला के। साद रफ़ीक हार गए, मियाँ साहब तो कहते हैं शेर को पूरा ही हार गया, पूरा बिक गए। तो वो मसाइल की बात तो मैं आऊँगा, लेकिन इलेक्शन के वक्त लोगों ने दिए ना ये नताइज, ये आए ना हमारे सामने। खैर वो अलग है, फॉर्म 45-47 का मामला। नहीं, अब मैंने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं जो बात जिस तरफ मैं करना चाह रहा हूँ, या जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस वक्त जो हुकूमत है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पंजाब में भी और वफाक में भी। अगर तो आप लोगों के जो असल मसाइल तो आपके सामने ही है ना, 3-4 ही है ना। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों के महंगाई से बुरा हाल है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, आपका पेट्रोल है, आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर आप वो एड्रेस नहीं करते तो फिर आप कैसे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप आवाम का सामना कर सकेंगे। वही तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था ना कि देखें, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलती चली जाएंगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रेवोल्यूशनरी एरिया नहीं है ये हमारी उस खून में वो शीश शामिल नहीं है, लेकिन बदला लेने में बिल्कुल अपना पूरा रखते हैं। शेख साहब चले, शेख साहब यही आ जाता हूँ शेख साहब, आपने मसाइल का जिक्र किया तो जनाब महंगाई 28% तक आ गई है। और बिजली हमारे यहाँ अभी ऐलान हुआ है कि 14 रुपये मजीद बढ़ जाएगी। आपके यहाँ 4 करोड़ बच्चे आप ही लोगों की हुकूमत रही है, स्कूल नहीं जाते। और तो और अभी इतना बड़ा स्कैंडल, आप 85 अरब की एक बंदे ने निगरान गवर्नमेंट में जो है वो 60 लाख टन गंदम मंगवा ली, आपने उसको अभी तक नहीं पकड़ा। 30 लाख 40 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, आप कहते हैं 20 लाख टन करेंगे। वो किसान लाहौर आते हैं तो आपकी शरीफों की, मरियम बीबी की हुकूमत का उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, किसानों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं तो सॉरी टू से, आप पार्टी के अंदर हैं, आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है, आपको एक्शन लेना चाहिए। मरियम बीबी ने कहा था 1 महीने में मैं सफाई कर दूंगी, अभी कुछ दिन पहले देखा गंदगी के ढेर पूरे पंजाब में मौजूद थे। शेख साहब
मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं बड़ा मुख्तसर सा इसका आपका देखें। बात यह है साहब कि आप मसाइल की निशानदेही तो करते हैं, हर कोई करता है। मकसद यह है कि उस निशानदेही करने से आपके मसले हल नहीं होते, आपको उसका हल तलाश आप गवर्नमेंट में आप हल तलाश करें ना, मैं क्यों बताऊं? इत्तेफाक कर लेता आप तो इक़्तिदार में हैं ना, मैं आपकी बात, आप इक़्तिदार में हैं ना। शेख साहब, मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर हुकूमत बेबस है क्या, वो हल नहीं कर सकती कुछ? नहीं, मैंने उसका आपको मैंने अब ज़रा तौक़ुफ़ कीजिए, ज़रा तौक़ुफ़ कीजिए, अब तौक़ुफ़ कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि निशानदेही करना कोई हल नहीं है, उसका हल बताइए। आपने 3 चीज़ें बात की हैं, आपने गैस की बात की, आपने बिजली की बात की, आपने पेट्रोल की बात की। इसके लिए आपका, मैंने किसानों की बात भी की है। अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए। आपने एक ऐसी शख्सियत को याद किया था, मदऊ किया था, वो आए यहाँ पे और आने के बाद बैठ के चले गए। कोई आपने खातिर खा कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जिसको आप अपनी आवाम की सहूलत के लिए कह सकें। ईरान के सदर आए थे ना आपके पास, तो आप खड़े हो जाएं, बस कीजिए। अब कितनी देर और लोगों के लिए आप जीते रहेंगे? बस कीजिए, अपने लोगों के लिए आप करते। आपको वहाँ से ईरान से गैस सस्ती मिल सकती है, आपको ईरान से पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, आपको ईरान से बिजली सस्ती मिल सकती है, और आपको क्या चाहिए? कर लीजिए। साहब आपने शेख साहब अब यहाँ से एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना यही तो मैं आपसे पूछता कि ईरानी सदर के साथ तो जो रवैया अख्तियार किया है, मैं तो सिफारत के सबब और एक पड़ोसी मुल्क के तो गार्डेड बतात हूँ। वरना यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि अमेरिकन ने आपसे कहा कि आप मुआहिदा ना करें। आपके जॉइंट कम्युनिके में ये जिक्र ही नहीं है कि ईरान गैस पाइपलाइन का क्या हुआ, जिसके लिए 1.2 बिलियन डॉलर वो खर्च कर चुके हैं। अब आप पर पेनल्टी लगेगी, इस पर आप पे गुफ्तगू होगा। शेख साहब, आइंदा आप कह रहे हैं निशानदेही करूं, मैंने निशानदेही कर दी। मादत शेख साहब, आप बड़े काम हैं मेरे लिए और बड़े सीजनड हैं, और आप वजह तौर पर कह रहे थे मसाइल असल हैं जो हल करने चाहिए, और उन्हीं की तरफ मैंने बहुत ही एहतराम के साथ निशानदेही की थी। हाँ, अगर शेख साहब आपसे जो ताल्लुक़ है उसमें से अगर आवाज़ मेरी बुलंद हो गई है तो उसके लिए मादत। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर बेली को इजाज़त दीजिए।